एक से बाहर खड़े हैं सुसाइड करने से सिचुएशन है। तो वो सब इतना मेंटल ट्रॉमा था कि मतलब आई गॉट अ पैरालिसिस स्ट्रोक। इसके अंदर मैम तैयार होना ही पड़ेगा, वरना खंडर ही रहेगा। मैं हूँ आज गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में, और आप ये जो खंडहर जैसी इमारत देख रहे हैं, ये राजनगर एक्सटेंशन में रेड एप्पल प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च हुआ था और बिल्डर ने इसको 3 साल में देने का वादा किया था, लेकिन 15-16 तक यहाँ पे काम हुआ और उसके बाद से यहाँ पे काम ठप पड़ गया। मेरे साथ यहाँ के बायर्स हैं और हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्यों अभी तक यहाँ पे काम नहीं शुरू हुआ। और मैं यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट में हम लोग खड़े हैं उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और ये हमारे सारे कोर मेंबर्स से जनरल बायर्स हैं। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बिल्डर ने 2012-2013 में। 2012 में लॉन्च किया था और हम सब ने 2013-2014 में सब ने बुकिंग्स करी, मैक्सिमम लोगों ने, जिसमें मैं भी था। मैंने बेसिकली 4 BHK लिया था कि बड़ा घर हो, तो इसने कहा कि हम 4 BHK अभी नहीं बना रहे, तो हम 2 BHK का बना रहे, उसने शिफ्ट कर दिया, तो हमने उसमें शिफ्ट किया। अब आप देखिए 2013 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उस टाइम बहुत अच्छा दिखाया था कि लोकेशन रैपिड मेट्रो आ रही है, हाईवे नहीं कर रहा है, सब कुछ नहीं कर रहा है। आज के टाइम में कोई मुझे दिखा दे कहाँ मेट्रो निकल गई, कहाँ हाईवे निकल गया। यहाँ पे आने के लिए आप लोग भी आए हैं, कितना आपको टाइम लगा, कितने गड्ढे आपको फेस करने पड़े, पता नहीं किस अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। ठीक है, हम लोग तो लेमैन थे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन किया, PNB ने लोन किया, नेशनलाइज बैंक जब लोन कर रहे हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हाँ प्रोजेक्ट अच्छा है। तो इसी तरीके से इसमें करीब 800 होम बायर्स ने अपना पैसा इसमें डाला अपने घर के लिए कि हमें, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के पास है, दिल्ली से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर है, तो सबको लगा ठीक है कनेक्टिविटी अच्छी है, गाज़ियाबाद है, फ्री होल्ड लैंड है। बट यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ रहे। 2012 से लेके 13 से लेके हमने लिटिगेशन फाइल करी। 2017 में 18 में डिले क्यों हुआ, इसके बारे में? डिले ये इसलिए हुआ, आप देखिए डिले क्यों हुआ है, तो सारे बिल्डर्स का एक ही मोडस ऑपरेंडी रहती थी, बाहर से पैसा लिया दूसरी जगह लगा दिया। इसी लैंड पे, जैसे इस लैंड में 3-4 खसरे इन्वॉल्व है, 1108, 1109, 1110, किसी लैंड का उसने प्रॉपर ड्यू क्लियर नहीं किया। पोस्ट डेटेड चेक पे रजिस्ट्री हैं और सारे चेक बाउंस हैं। अभी करंट सिचुएशन बताइए कि अभी क्या है, क्या बता, बिल्डर की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि मिलने के चांसेस हैं कि नहीं? देखिए बिल्डर तो अब इसमें है नहीं, बिल्डर इसलिए नहीं क्योंकि देखिए जब NCLT में ये प्रोजेक्ट चला गया तो उसका फॉर्म जी निकला, फॉर्म जी IRP अपॉइंट होता है, उसने फॉर्म जी निकाला, कोई आया नहीं इसको टेक ओवर करने के लिए। तो एज ए एसोसिएशन होम बायर्स हम ही नहीं लिए, क्योंकि अगर ये इस प्रोजेक्ट को कोई लेता नहीं तो इसको ऑक्शन में जाता, लिक्विडेशन में जाता, और ऑक्शन में आप सबको पता है कुछ नहीं मिलता, सारा बैंक से या अथॉरिटीज़ पैसा ले जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। तो एज ए एसोसिएशन होम बायर्स हम ही ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया NCLT से, जो कि हमारा प्लान अप्रूव हुआ 11 जून 2024। हमें उम्मीद थी कि हम विद इन 2 to 3 मंथ्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे, बट हुआ क्या, जो एक 45 डेज़ का पीरियड होता है ना कि कोई भी अपील कर सकता है, पुराने डेवलपर ने आके अपील डाल दी। वो पहले क्यों सो रहा था, 2012 से लेके 2024 तक कहाँ था? हमने बैंक नहीं गए और इमीडिएट हमारा हमसे साइन कराए, और बिल्डर का एक आदमी और वहाँ बैठा हुआ था। आपने जो डॉक्यूमेंट साइन किया तो आपने देखा नहीं, पूछा नहीं डॉक्यूमेंट्स क्या? इतने ज़्यादा थे मैम, और जो बैंक का आदमी था मिस्टर राव, वो उठ के चले गए, और बाद में फिर बीच में इनका जो बिल्डर का एक आदमी था, शायद रोहित नाम था उसका फ़ोटो मैंने निकाल रखा है, तो वो बंदा आ गया और उसने मेरे साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए, लेकिन मेरे नोटिस में नहीं है कि मैंने डिस्बर्समेंट पे कोई साइन किए हैं, और मेरा झगड़ा भी हुआ। प्रोजेक्ट जो हमने लिया था वो नो EMI प्लान पे लिया था, लेकिन वो EMIs भी हम लोगों का इंटरेस्ट जो था वो पर्टिकुलर 6 से 1 साल के बीच तक का हम लोगों को मिला, उसके बाद वो भी बंद हो गया। जब आपने फ्लैट बुक किया तो आप तो गए होंगे ना लोन के लिए, बैंक नहीं गए आप? हम बैंक गए थे लोन के लिए, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये क्लॉज नहीं था कि हमारे अप्रूवल के बिना जो है डिस्पर्स हो जाएगा जो बिल्डर के अकाउंट में, और वो भी डिस्पर्सल वो तब होगा। आपके कंसेंट के बिना कैसे हुआ? यही तो हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 2013 में मैंने ये बुकिंग कराई थी, आज 2025 हो रहा है, मेरा लोन अभी भी चल रहा है, और हालत आप देख सकते हैं घर की क्या है। मैं दिल्ली मेट्रो में था उस टाइम पे। दिल्ली मेट्रो से हमारे अप्रोक्सीमेटली 60+ से 70+ लोगों ने यहाँ बुक किया था, और सब फंसे हुए हैं, सब अपना EMI दे रहे हैं और बहुत मुश्किल में है, किराए पे रह रहे हैं, ना फ्लैट उनको मिला नहीं है, EMI पे कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल वाली स्थिति आ रखी है। अभी देख लीजिए कितने साल हो गए, अभी तक हमें पोजीशन नहीं मिला, कुछ यहाँ काम भी नहीं हो रहा है, तो केस चल रहा है, बहुत परेशान है हम। और मेरा यहाँ पे 2 BHK फ्लैट बुक है, मैंने 2012 में यहाँ पे सबमिट किया था, और ये सोच के बुक किया था कि चलिए आगे हमारा एक घर बन जाएगा और यहाँ पर रहेंगे हम।
लेकिन कभी इस पे ऐसा तो काम चला ही नहीं कि जैसे हम कह सकें कि फुल स्विंग पे कोई काम चल रहा है। हमेशा जब भी आते थे बिल्डर का कोई ना कोई बहाना रहता था, कभी कहता था कि हमारा पूरा पेमेंट नहीं आया बिल्डर बाहर से अभी, कभी उनका बोलना था कि नोटबंदी है, कभी उनके जो काम करने वाले थे वो लोग तैयार नहीं होते थे काम करने के लिए। तो अल्टीमेटली कभी पूरी तरह से ऐसा हुआ ही नहीं कि हम ये कह सकें कि फुल स्विंग पे कभी वर्क चला। वो धीरे धीरे काम करते रहे, हमको भी लगा कि चलो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। ये फाइनली 2015 में इनको अप्रूवल रिसीव हुआ। मैं भी HRIT कॉलेज में ही हूँ। 17,000 रुपये मेरी सैलरी थी। बहुत मुश्किल से मैंने 5 लाख रुपये थोड़े थोड़े पैसे करके जमा किए थे, जो कैश दिए थे मैंने, और बाकी जो 13,22,000 रुपये मेरे लोन सेंक्शन हुए थे, मतलब हुआ था 18 लाख रुपये, और 13,22,000 जो सबने बताया, मेरे साथ भी हुआ कि वो 13,22,000 रुपये बिना मेरी कॉन्सेंट के एक बार ही बिल्डर के अकाउंट में चले गए। उसमें कहीं कोई मेरा कुछ भी पता नहीं चला। बस मैं जाके एक बार लोन सेक्शन कराने गया था, बस उसके बाद कोई कंसेंट कुछ भी नहीं लिया, सीधे 13,22,000 हो गए। और उस समय से अभी तक मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैं भी एक किराए के मकान में रहता हूँ और बड़ी हालत ख़राब है। एक्चुअली छोटा सा एक टीचर हूँ मैं। आप समझ रहे हैं कि आज के डेट में 17-18 हज़ार रुपये क्या होता है, एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड को मिलता है बड़े बड़े एजेंसी में, तो वो वाली सैलरी है मेरी। तो बहुत परेशान हूँ। सिचुएशन ये हो चुकी है कि इन DHFL से जो मेरा लोन हुआ उसमें जॉइंट लोन हुआ मेरे और मेरे वाइफ के नाम से। आज सिचुएशन ये है कि मुझे एक मोबाइल भी फाइनेंस नहीं हो सकती इस बिल्डर की वजह से। इसने ऐसा मतलब है किया कि वाइफ के नाम पर भी कभी कोई हालात ख़राब होते, कुछ होता है, बैंक के लिए गया मैं लोन के लिए, तो उन्होंने मेरे और मेरे वाइफ के नाम से मेरा लोन हुआ है और दोनों के निगेटिव ये हो रही है। और पिछले ये 8-9 साल हो गए, मतलब इस तरह से, और मैं PMI पार्ट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कहाँ से परेशान। सिचुएशन ये है कि हम लोग बिल्कुल भी ये है कि बस एक स्टेप बाहर खड़े हैं सुसाइड करने से। सिचुएशन है। मैंने भी यहाँ पे अपना फ्लैट बुक कराया है। ये 2012 में बुक हुआ है और उसके बाद 2015 में मेरा लोन हो चुका है। और लोन होने के बाद 5,000 तो मैंने कैश, 5 लाख तो मैंने कैश दे रखे हैं एंड 22 लाख का लोन SBI बैंक के थ्रू हुआ है। एंड विद इन ईयर 22 लाख में 1 लाख छोड़ के 1,20,000 छोड़ के बाकी सारे पैसे बैंक को चले गए हैं। जबकि बैंक SBI में सिर्फ 1 टाइम गया था लोन के सारे पेपर ऊपर साइन करने थे उसके लिए, जो कि मुझे कॉल आया था कि आप आ जाओ, मैं सारा लोन करवा देता हूँ। उसके बाद विद इन ईयर सारे पैसे उसमें से चले गए 1,20,000 छोड़कर। और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट था एक्चुअली नो EMI टिल पोजीशन था कि जब तक हमें फ्लैट नहीं मिलेगा तब तक हमें लोन की अमाउंट नहीं देनी है, वो बैंक पे करेगा, वो बिल्डर पे करेगा। बट कुछ दिन पे करने के बाद बिल्डर ने वो बंद कर दिया। जब हम इनके पास आए कि आखिर ये मेरे पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं, बैंक से हमारे पास कॉल आ रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि नहीं अभी GST स्टार्ट हो गई है, फिर नोटबंदी हो गई। इसके बहाना बनाकर वो बोले कि मैं कुछ दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ EMI। बिल्डर कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहीं बैठते थे नीचे, उनकी एक छोटी सी ऑफिस थी, तो वो बोलते थे कि मैं पे करूँगा, बट वो पैसा पे नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई पैसा पे नहीं किया और बैंक हमें अब हर दिन परेशान करता है। उनके कॉल आते हैं, उनके लेटर्स आ रहे हैं, कोर्ट के थ्रू उनके लेटर आ रहे हैं, कुछ कोर्ट के रिप्लाई भी हमने दिए हैं, बट स्टिल फिर हमारे पास कंटिन्यूस कॉल आते हैं और कंटिन्यूस लेटर आते हैं और हम लोग परेशान हैं। हम लोग ना तो EMI देने के पोजीशन में हैं, काफ़ी अमाउंट तो हमने इसको अपना कैश दे रखा है, बैंक हमें अलग परेशान कर रखा है। हमारी क्रेडिट स्कोर इतनी ख़राब हो गई कि कोई सारे क्रेडिट कार्ड बंद हो गए हमारे, कोई भी लोन एक्स्ट्रा हमें नहीं मिल सकता। से केस हुआ कि भाई आप लोग अपनी EMI पे करो। अब हम EMI कहाँ से पे करें? हम लोग अपनी EMI पे कर लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें या पेट भर लें अपना, ठीक है जी। तो सेविंग हमारी ख़त्म हो चुकी थी पहले ही, और उसके बाद जो है ये प्रेशर हुआ तो हमने EMI तो नहीं दिया और हम ये लिटिगेशन में चला गया। लिटिगेशन में चल रहा है और लिटिगेशन में चलते हुए भी 8 साल हो गया है। और जो कंडीशन ये है कि लिटिगेशन में भी बिल्डर जो है वो आए दिन अड़ंगा लगाते रहते हैं। मैंने यहाँ 2012 में फ्लैट बुक करवाया था। करीब 23.5 लाख रुपये उन्होंने मुझसे बैंक प्लस मेरा अपना ऑन पार्ट मिला के 23.5 लाख रुपये उन्होंने मुझसे डिस्पर्स करवा लिया है। एक ही बार मैं और मेरी वाइफ गए थे बैंक और वहाँ पर बहुत ही जल्दी उनके सारे एजेंट बैठे हुए थे, तुरंत हर पेपर पर साइन करो, ये करो वो करो करके उन्होंने साइन लिया हमसे। और उसके बाद पहली पेमेंट तो हमसे साइन लेकर किया, बाकी जो है बाकी पेमेंट अपने आप ही होते गया। 7-8 महीने तक हमारे पास EMI भी आई उनकी, बैंक का ही आया, बैंक से खुद से निकल गया, हमें पता भी नहीं चला कब दे रहा है कब निकल रहा है। लेकिन उसके बाद 8-9 महीने के बाद इवन कि जो हमने अपना पार्ट दिया था उसके बाद उसका सर्विस टैक्स के लिए भी वो हमसे बहुत फॉलो करते हैं कि आपने पेमेंट तो कर दिया, सर्विस पेमेंट भी नहीं किया, तो सर्विस पेमेंट कर दीजिए। वो भी आके इवन कि उनका बंदा हमारे घर आता था चेक लेने के लिए कि आप ये पेमेंट दे दो मुझे।
मतलब उस समय तो इस तरह था कि अगर मतलब आपकी वजह से ही प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, जैसे आप पे करोगे आपका फ्लैट आप 2-3 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। मैंने 2012 में यहाँ पे एक घर बुक किया था। आफ्टर दैट जब मैंने बुक किया तो विद इन 45 डेज़ बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर आए, ये कहते हुए कि आपको लोन अभी कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ वी विल कैंसिल आउट द फ्लैट्स। वो सारे प्रेशर्स के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोन सेंक्शन करा लेते हैं। हमने लोन सेंक्शन कराया RACPC SBI से, क्योंकि SBI इन्वॉल्व था तो हमने भी काफ़ी ट्रस्ट उस पर दिखाया कि सिंस इट्स अ नेशनलाइज्ड बैंक। अभी क्या है कि हमने मल्टीपल टाइम्स हमने बिल्डर को फॉलोअप किया। हम 2014 में भी आए, 16 में भी आए। हर समय का एक लेटर मेरे पास है बिल्डर का साइन करा हुआ, जिस पर उसने लिखा हुआ है डेट के साथ कि इस तारीख को मैं डिलीवर करूँगा। अच्छा, वो डिलीवरी का हर बार वो डिलीवरी का उन्होंने डिलीवरी का मुझे वादा किया। 15 अगस्त 2017 की डिलीवरी वॉज द लास्ट प्रॉमिस फ्रॉम हिम। उसके बाद हम उनके घर भी गए, उनके जो दूसरा ऑफिस था वहाँ पे भी गए। हमने कई बार पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट लिखाई, बट नथिंग हैड हैपेंड। 2016 में मैंने यहाँ पे फ्लैट बुक किया था और मेरी भी कहानी सबकी तरह है। लोन हुआ, डिस्पर्स हुआ, अपने आप चला गया। फाइनली वो पैसे मैंने जैसे तैसे करके कुछ फैमिली से सपोर्ट लेके, फ्रेंड से सपोर्ट लेके पैसे मैंने चुका दिए। अब एक नई चीज़ जो शायद अभी तक आपको नहीं पता है कि इसी सेम बिल्डर का एक और प्रोजेक्ट अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट और है बाहुबली के नाम से। सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बायर ऐसे हुए जो यहाँ फंस गए। तो बिल्डर ने बोला कि हम आपको क्या करेंगे, आप यहाँ का पैसा जो है आपको वहाँ एडजस्ट कर देंगे एंड वी विल गिव यू प्लॉट्स ओवर देयर, क्योंकि वहाँ पे 200 गज के प्लॉट्स क्योंकि वहाँ पे प्लॉट्स हैं तो आपको 1 महीने के अंदर रजिस्टर कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने उन प्लॉट्स के लिए एडिशनल पैसे दिए, ना वो प्लॉट्स मिले ना फ्लैट्स मिले। मैंने 2013 में बुक किया, फिर इनके यहाँ से प्रेशर आता, मैंने फिर लोगों को देखा कंस्ट्रक्शन तो नहीं रहा, मैंने फिर लोन नहीं कराया अपना। तो बट फिर इन्होंने प्रेशर करते रहे कि आप लोन कराइए, अदरवाइज़ जो है आपका फ्लैट कैंसिल हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो मैंने डिपॉजिट अमाउंट था 3.5 लाख रुपए, वो भी मतलब वेव ऑफ हो जाएगा, मतलब वो जब्त कर लेगा। तो फिर मैंने प्रेशर में आ गया, फिर लोन भी कराया 2016 अराउंड में। तो 16 में मैंने कराया, फिर 2017 में इन्होंने EMI भी दिया। तो फिर 17 में अचानक भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन तो था ही नहीं, फिर EMI देना ही बंद कर दिया। तो वो सब इतना मेंटल ट्रॉमा था कि मतलब आई गॉट ए पैरालिसिस स्ट्रोक, मेरा लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। इसकी मतलब घर के टेंशन में? यस मैम, ऑब्वियसली ये भी था। बाकी फिर जॉब में बड़ा टेंशन हुआ। मैम इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कि थोड़ा सा प्राइस एस्केलेशन होगा, दैट हैज़ टू बी बोर्न बाय जो अभी एग्जिस्टिंग बिल्डर हैं। अराउंड 500 रुपये पर स्क्वायर फीट बायर्स को, वो थोड़ा सा एस्केलेशन प्राइस आएगा। ठीक है, सब तैयार है देने के लिए? और इसके अंदर मैम तैयार होना ही पड़ेगा, वरना खंडर ही रहेगा। थोड़ा सा तो हेल्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस प्राइस पे बुक करा था एंड द एग्जिस्टिंग प्राइस, वो अभी बहुत डिफरेंस है। ये थे रेड एप्पल प्रोजेक्ट के बायर्स, और जिस जगह पे इनको लग्जरी घर देने का वादा किया गया था वहाँ पे ये खंडहर खड़ा है। और आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे आने से भी डर रहे हैं। यहाँ हमें खुद आने में भी काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि उनका अपना सपनों का घर बनना था यहाँ पे, इसलिए आते हैं और इस खंडहर को देख के इस उम्मीद को जगाते हैं कि कभी तो उनका घर मिलेगा। हमने इस मामले में बिल्डर का पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट लेट होने के कई कारण हैं, जिनमें GDA द्वारा नक्शा पास करने में देरी, NOC की समस्या, GDA द्वारा अप्रोच रोड पर काम न करना, सप्लायर की समस्या, ग्राहकों की मांगे और कानूनी चुनौतियाँ शामिल हैं।